हेलो बच्चों, मैं वधु फ्यूचर कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि उस दिन हम लोग ने संज्ञा के बारे में पढ़ा, संधि के बारे में पढ़ा था कि संधि क्या है, ठीक है, और इसके कितने प्रकार थे। जैसे कि क्या था, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इसके तीनों नियम, इसके जितने नियम है, जितने प्रकार है, उसको एक एक करके हम लोग क्या किए थे, पढ़े थे। आज जो टॉपिक है वो है संज्ञा, कि संज्ञा क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो आज देखेंगे कि संज्ञा क्या है। तो चलिए देखते हैं कि संज्ञा क्या है। देखिए संज्ञा क्या होता है, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम, ठीक है। संज्ञा वही है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को ही क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संज्ञा, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं कि नाम बोधक शब्द क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। यानी जितने भी वस्तु उपलब्ध है, चाहे स्थान हो, जगह हो या भाव हो, वो सभी को क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि देख लीजिए उदाहरण के लिए, जैसे कि राम, राम किसी व्यक्ति का नाम है, ये क्या कहलाएगा, संज्ञा कहलाएगा, ठीक है। पटना, ये किसी जगह का नाम है, जगह का नाम है, ये भी क्या कहलाएगा, संज्ञा के अंतर्गत आएगा। जैसे कि अच्छाई, ये अच्छाई जो है वो क्या है, भाववाचक है। कौन सा है, भाववाचक। तो ये जो भी हमारे अंदर हाव भाव हो, या फिर किसी वस्तु का नाम हो, या किसी जगह का नाम हो, या किसी झुंड का झुंड को बोध कराता हो, ये सभी क्या कहलाती है, संज्ञा कहलाती है, ठीक है। तो आगे देखेंगे कि संज्ञा के कितने प्रकार हैं, कौन कौन से होते हैं। तो अगला जो है संज्ञा के प्रकार। तो सबसे पहले संज्ञा का परंपरागत रूप से यानी प्राचीन मान्यताओं के आधार पर इसको कितने वर्गों में बांटा गया है, 5 वर्गों में बांटा गया है। प्राचीन मान्यता के आधार पर संज्ञा के कितने भेद है, 5 है। पहला जो है व्यक्तिवाचक है, पहला कौन सा है, व्यक्तिवाचक। दूसरा है जातिवाचक, तीसरा है भाववाचक, चौथा है समूहवाचक, और लास्ट 5वां क्या है, द्रव्यवाचक। यानी प्राचीन मान्यता के आधार पर संज्ञा को पूछे कि संज्ञा के कितने प्रकार है, तो कितने प्रकार है, 5। पहला जो है व्यक्तिवाचक है, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा भाववाचक, चौथा समूहवाचक, और 5वां क्या है, द्रव्यवाचक। फिर ले अगला है आधुनिक मान्यता के आधार पर, यानी आधुनिक मान्यता के आधार पर संज्ञा को कितने वर्गों में बांटा गया, तो मात्र 3 ही वर्गों में बांटा गया। पहला जो है व्यक्तिवाचक, उसके बाद भाववाचक और जातिवाचक, ठीक है। व्यक्तिवाचक, भाववाचक और जातिवाचक। जातिवाचक के अंतर्गत समूहवाचक भी आता है, समूह, ठीक है, और उसके बाद द्रव्यवाचक, ठीक है। प्राचीन मान्यता के आधार पे कितने हैं, तो 5 है, और आधुनिक मान्यता के आधार पे तो 3 है। तो फिर ये दो कहा, तो इसी के अंतर्गत आ जाता है, जातिवाचक के अंतर्गत ही समूह आ जाता है तथा द्रव्यवाचक संज्ञा आ जाता है, इसी में आता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। देखिए क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में क्या बताया गया है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा उन्हीं वस्तु, व्यक्तियों, स्थानों की जातियों में से किसी खास का नाम बताती है। यानी कोई वस्तु है तो उस वस्तु में किसी खास वस्तु का नाम बताए, व्यक्ति है तो व्यक्ति में किसी खास व्यक्ति का नाम बताए, स्थान है तो किसी खास जगह का नाम बताए। तो ऐसी संज्ञा को क्या कहा जाता है, तो ऐसी संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। यानी जो संज्ञा किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम का बोध कराए उसे क्या कहा जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। कोई मान लो बहुत ज्यादा वस्तु है, ठीक है, और उस वस्तु में से किसी एक वस्तु का नाम ले, जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे बच्चे बैठे हैं और उस बच्चे में से किसी एक बच्चे का नाम बोले, जैसे कि वर्ग में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, और किसी एक बच्चे का नाम उसमें से बोला जाए, जैसे गीता, श्याम, राम। तो ये राम, गीता या फिर जो भी रीता है, ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे, तो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएंगे। क्यों, क्योंकि बहुत सारे वस्तुओं में, ठीक है, एक किसी एक व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है, यानी किसी खास व्यक्ति, किसी खास वस्तु या किसी खास जगह का नाम का बोध कराए उसे क्या कहा जाता है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए व्यक्ति है,
तो व्यक्ति के अंतर्गत बहुत सारे आ जाएंगे। व्यक्ति में जैसे क्या हो जाएगा, जैसे कि राम भी हो जाएगा, श्याम भी हो जाएगा, ठीक है, मोहन, राधा। तो व्यक्ति में क्या किया जा रहा है, किसी खास खास लड़का हो या लड़की का नाम बोला जा रहा है। तो ऐसी संज्ञा को क्या कहा जाता है, तो ऐसी संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। किसी खास वस्तु के बारे में बताया, तो वस्तु जैसे क्या हो जाएगा, कुर्सी, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं क्या, कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, etc। अब क्या बोल रहा है, जगह का नाम, स्थान का नाम। स्थान में जैसे कि स्थान बहुत सारे हैं, कहीं का भी, जैसे कि क्या हो जाएगा, छपरा हो जाएगा, पटना हो जाएगा, ठीक है, दिल्ली हो जाएगा। तो ये क्या किया जा रहा है, किसी खास खास जगह का नाम लिया जा रहा है। जैसे छपरा किसी जगह का नाम है, पटना भी किसी जगह का नाम है, दिल्ली भी किसी क्या है, किसी जगह का नाम है। तो ऐसी संज्ञा को क्या कहा जाता है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, किसी विशेष वस्तु या विशेष स्थान या विशेष जगह का नाम का बोध कराए, तो ऐसी संज्ञा को क्या कहा जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। अब देखिए नदी भी बहुत सी नदी है ना, लेकिन नदी में यदि किसका नाम लिया जाए, गंगा का नाम लिया जाए या कृष्णा का नाम लिया जाए, तो यदि नदी बोला जाए तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि नदी बहुत सारे हैं, उसमें से यदि नदी का किसी खास नदी का नाम लिया जाए, जैसे गंगा नदी हो गया, कृष्णा नदी हो गया, गोदावरी नदी हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी हो गया, तो नाम यदि आ जाए तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। कोई भी वस्तु हो, कोई भी जगह हो, किसी के विशेष नाम लेके बोला जाए तो किसके अंतर्गत, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अगला जो है देखेंगे जातिवाचक क्या है। तो जातिवाचक क्या है, जिन संज्ञाओं से एक जाति के अंतर्गत आने वाली सभी व्यक्ति, जिन संज्ञाओं से एक जाति के अंतर्गत आने वाली सभी व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों के नाम का जो क्या करता है, बोध कराता है, उसे क्या कहा जाता है, जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे इसके पहले हम व्यक्तिवाचक के अंतर्गत क्या पढ़े थे, कि किसी खास वस्तु का नाम बताए, और किसी वस्तु का या किसी व्यक्ति का ऐसे ही नाम बता दे तो किसके अंतर्गत आता है, तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे कि उदाहरण देख लीजिए, जैसे कि लड़का में बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ये पूरे जाति का बोध कराएगा, तो ये किसके अंतर्गत, जातिवाचक के अंतर्गत। लड़की, इसमें किसी खास व्यक्ति या वस्तु का नाम नहीं आएगा, लड़का, लड़की, वस्तु हो जाएगा, ठीक है, फल बोल सकते हैं, जगह बोल सकते हैं, राज्य बोल सकते हैं, ठीक है, राजधानी हो गया, नदी हो गया, पर्वत हो गया, ठीक है। तो ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे, तो ये सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अब देखिए, अब इसी में किसी नदी का नाम लिया जाए तो व्यक्तिवाचक, पर्वत है तो जातिवाचक, और पर्वत में किसी विशेष पर्वत का नाम बोला जाए, जैसे हिमालय हो गया, ठीक है, तो वो हो जाएगा। यदि हिमालय बोला जा रहा है तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, लेकिन ऐसे पर्वत का नाम बोला जाएगा तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक। क्यों होगा, क्योंकि सभी व्यक्ति या वस्तु या स्थान का एक ही जाति के अंतर्गत आने वाले नामबोधक शब्द को क्या कहा जाता है, तो जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें किसी भी प्रकार को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जातिवाचक से ही क्या निकलता है, संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा को निकाला जाता है। जैसे कि मान लीजिए फल बोले, तो फल में यदि हम किसी फल का नाम लेते हैं लीची, ठीक है, तो लीची किसके अंतर्गत आ जाएगा, व्यक्तिवाचक। लेकिन ऐसे ही फल बोला जाए तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अब एक क्वेश्चन और होता है कि जो आम है, एक प्रकार का फल है, तो फल हो जाएगा जातिवाचक, लेकिन आम कौन सी संज्ञा होगा, तो आम भी क्या हो जाएगा, जातिवाचक ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि आम के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, ठीक है, उसमें से किसी विशेष आम का नाम लिया जाए, ठीक है, जैसे सीपी आम हो गया, मालदेव आम हो गया, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। समझ में आया। अब जो अगला है, चलो देखते हैं क्या है।
अगला जो संज्ञा है वो है भाववाचक संज्ञा। क्या है? भाववाचक संज्ञा। कि भाववाचक संज्ञा होता क्या है? तो इसमें क्या बताया गया है कि जिन संज्ञाओं से पदार्थ या व्यक्ति के धर्म, गुण, दोष, आकार, अवस्था, व्यापार या चेष्टा आदि का भाव जाना जाए, वो क्या कहलाता है? भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, यानी जिसके अंतर्गत हमारे हाव भाव, आकार, प्रकार, अवस्था इत्यादि के बारे में क्या करता है? बोध कराता है। ऐसी संज्ञा को क्या कहा जाता है? भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे कि देखिए, यानी जिसको अनुभव किया जा सके, स्पर्शी नहीं, जिसको स्पर्श नहीं किया जा सकता है। जैसे कि देखिए, जैसे कि अच्छा, प्रेम, घृणा, etc, ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे? तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अब देखिए, कुछ जो भाववाचक जो संज्ञा होती है वो क्या होता है? मुख्य रूप से स्वतंत्र होता है और कुछ में प्रत्यय जोड़कर बनाया जाता है। जैसे कि देखिएगा, स्वतंत्र में जैसे आ जाएगा प्रेम हो जाएगा, घृणा हो जाएगा, निंदा हो जाएगा, प्रार्थना हो जाएगा, ये हो जाएंगे स्वतंत्र। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे? स्वतंत्र भाववाचक। इसमें किसी भी प्रकार का कोई शब्दों को जोड़ा नहीं गया है। और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें क्या प्रत्यय लगा के उसको भाववाचक संज्ञा बनाया जाता है। जैसे कि अच्छा प्लस आई बनता है अच्छाई। ठीक है, बीमार प्लस आरी क्या बनता है? बीमारी। ठीक है, तो इसमें क्या किया जा रहा है? प्रत्यय को जोड़ा जा रहा है ना, तो प्रत्यय जोड़कर भी क्या बनाया जाता है? भाववाचक संज्ञा को बनाया जाता है। तो कुछ स्वतंत्र होते हैं, जैसे कि स्वतंत्र का एग्जाम्पल हो गया, और कुछ में क्या किया जाता है? प्रत्यय जोड़ के बनाया जाता है। तो ऐसे संज्ञा को क्या कहा जाता है? भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। जिससे हमारे मन में क्या होती है? कोई भावना, जैसे कि गुण, कोई गुण हो, जैसे कि अच्छाई हो, बुराई हो, ठीक है, कोई दोष हो, आकार हो जाएगा, ठीक है, जैसे कि लंबाई, चौड़ाई, अवस्था हो जाएगा, जैसे कि वृद्धावस्था, बचपन, या फिर चेष्टा, हमारे अंदर किसी चीज के लिए चेष्टा होगी, ये किसके अंतर्गत आएगा? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, इतना समझ लिए तो चलिए अगला जो मुख्य टॉपिक है वो देखते हैं क्या है। अगला जो है वो है समूहवाचक। कि समूहवाचक होता क्या है? तो समूह में क्या आता है? सभा, संघ, सेना, गुच्छा, गिरोह, झुंड, वर्ग, परिवार आदि समूहों को जो क्या करता है? प्रकट करने वाली संज्ञाएं समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है, यानी जिसमें समुदाय का बोध हो, जिस संज्ञा में समुदाय का बोध हो, उसे क्या कहा जाता है? समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे कि ये आपको जितना दिख रहा है ना, ये समूहवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल हो गए। जैसे परिवार, परिवार क्या हो जाएगा? समूहवाचक। जिस जगह पे, जिस स्थान में दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु रहे, वो किसके अंतर्गत आएगा? समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। गुच्छा हो जाएगा, ठीक है, गुच्छा जैसे चाबी का हो जाएगा, अंगूर का, जिसमें एक से अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक हो, वो कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आएगा? तो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अगला जो है, देखते हैं अगला क्या है। अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा। की द्रव्यवाचक संज्ञा होता क्या है? तो देखिए क्या है, जिन संज्ञाओं से ठोस, तरल पदार्थ या धातु, अधातु आदि का बोध हो, ठीक है, या बोल सकते हैं जिसमें मापा, जिस शब्द को, सॉरी, जिस वस्तु को मापा तौला जा सके, वो किसके अंतर्गत आएगा? तो वो आ जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। इसमें इस चीज को हम क्या कर सकते हैं? गिन नहीं सकते, अगणनीय संज्ञा भी बोल सकते हैं। यानी अगणनीय संज्ञा क्या होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि चीनी,
चीनी क्या हो जाएगा? चीनी को गिना जा सकता है? नहीं। चावल, आटा, पानी, ठीक है, ये सभी संज्ञा किसके अंतर्गत आएंगे? पानी हो गया, या फिर बोल सकते हैं सोना, चांदी, ठीक है, ये सभी किसके अंतर्गत आएगा? तो ये सभी संज्ञा द्रववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। यानी ठोस हो, तरल हो, पदार्थ हो या धातु अधातु आदि का बोध हो, उन्हें द्रववाचक संज्ञा कहा जाता है। लेकिन उसको हम गिन नहीं सकते हैं, यानी जिस वस्तु को या जिस पदार्थ को या धातु अधातु या ठोस या तरल हो, जिस चीज को हम गिन नहीं सकते हैं, वो किसके अंतर्गत आएगा? तो द्रववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। द्रववाचक संज्ञा ढेर के रूप में या मापी या तौली के रूप में पाया जाता है, ठीक है, जिसको अगणनीय भी कहा जाता है, जिसको गिन नहीं सकते। इसको क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं, नहीं तो तौल सकते हैं, ठीक है। जिसको मापा जाए या तौला जाए वो किसके अंतर्गत आएगा? तो द्रववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो जाने की संज्ञा के कितने प्रकार है? तो संज्ञा के 5। पहला जो था व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, दूसरा, तीसरा था भाववाचक, समूहवाचक, और लास्ट क्या है? द्रव्यवाचक। तो व्यक्ति में क्या होता है? तो किसी खास व्यक्ति का बोध कराए, ठीक है, किसी वस्तु का भी बोध कराए तो उसमें किसी खास वस्तु का बोध कराए, जगह है तो किसी खास जगह का बोध कराए, तो ऐसी संज्ञा को क्या कहा जाता है? तो ऐसी संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है, ठीक है। जातिवाचक क्या था? जो पूरे जाति का बोध कराए, कोई भी वस्तु हो या व्यक्ति हो या जगह हो, उसे क्या कहा जाता है? जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। समूहवाचक क्या होता है? तो पूरे समुदाय का बोध कराए। फिर द्रववाचक होता है, द्रववाचक जिसको मापा तौला जा सके। और भाववाचक क्या होता है? तो जिसमें हमारे हाव भाव, धर्म, गुण, दोष, अवस्था, आकार इत्यादि प्रकट हो, ऐसी संज्ञा को क्या कहा जाता है? तो भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। तो आज आप लोग को इतना समझ में आया होगा, तो बस आज भर के लिए इतना ही। धन्यवाद।